के साथ में। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं आज की क्लास के लिए? एंड हम देखना चाहेंगे कि आप जय पटिया वाले बाबा की। ठीक है? क्या आप सभी तैयार हैं? आप बढ़िया एकदम मस्त है हम तो। आप कैसे हैं? क्या आप सभी तैयार हैं एमसीक्यू के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में अल्फा कण देश पर प्रक्षेपित किए थे। किस पे किए थे बताइए? भाई ये जो टाइटेनियम होता है ना, इसका एक नाम बड़ा फेमस है, रणनीतिक धातु कहते हैं इसे। सर रणनीति का मतलब क्या होता है? रण मतलब क्या होता है? युद्ध, डिफेंस या रक्षा उपकरण इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर और कठोर मेटल के तौर पर। चांदी का किया था या गोल्ड का किया था? सभी के जवाब ऑब्वियसली सही आ चुके हैं, है ना। गोल्ड की एक पतली पन्नी का यूज किया था। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कौन सा रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, धनात्मक आवेश रखते हैं। कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो, है ना, नाभिक से ये कण दूर क्यों भागे थे? क्योंकि नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पाया जाता है अंदर। इसीलिए वो नाभिक से दूर भागे थे। तो इस चीज का पता चला कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, या इस तरह से चीज पता चली थी, है ना। इस कारण से ये नाभिक से दूर हटे थे। बहुत बढ़िया। चलिए, बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जान के फोटोन को अवशोषित करता है? ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बोर का जो मॉडल है ना, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें अगली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, ये ना प्रश्न आया, अभी इसका जवाब मत दीजिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर कुछ कक्षाएं होती हैं, जैसे के, एल, एम और एन। पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी कक्षा हो गई, चौथी कक्षा हो गई। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवेश होता है। यहाँ पर एन क्या है? कक्षा या ऑर्बिट की संख्या। तो कक्षा या ऑर्बिट की संख्या को कहा जाता है, हालांकि मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। के, एल, एम और एन, ये आपके कौन से नंबर की कक्षा है? ये सर पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की। तो 2 गुणित 1 का स्क्वायर कितना होता है? कि सर 2। फिर 2 गुणित 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 होता है सर। 2 गुणित 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 दूना 18 होता है सर। और 2 गुणित 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 दूना 32 होता है सर। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। फिर 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। उससे अगली में कितने होते हैं? 32 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कहा गया है, बोर ने एटम के मॉडल में अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन अवशोषित, फोटोन मतलब एक प्रकार की ऊर्जा ही होगी। तो वे क्या करते हैं? जब भी ऊर्जा होती है तो वो एक से अगली कक्षा में पहुंच जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बोर ने कक्षाओं के बारे में ही बताया। तो इससे इस कक्षा में, इससे इस कक्षा में, इससे इस कक्षा में, जब ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी और मुक्त की जाएगी, तो भैया उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति जब भी बनती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बाहरी कक्षा में जाते हैं। ठीक है ना, पढ़ लीजिए इसको एक बार। चलिए अगला प्रश्न। परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, ये पूछा है, बताइए। देखो, लुई पास्चर जो थे, इन्होंने तो नहीं दिया, इन्होंने तो किण्वन के बारे में समझाया था, फर्मेंटेशन। ठीक है, नील्स बोहर ने तो बोहर का मॉडल दिया था भाई। मेंडलीफ ने क्या दी थी? आवर्त सारणी, जो भी हमें आगे पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? बताइए। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम्ब। आपको मैंने ये पढ़ाया। अब आप कहोगे सर किसी के आगे माइनस तो है नहीं, उन्होंने खुद ही लिख दिया है आगे ऋणात्मक आवेश। तो जब ऋणात्मक आवेश आगे वर्ड लिख दिया गया है, तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। मैं जैसे ये बोलता हूँ कि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम्ब। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, हमारे एग्जामिनर हमको क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। हम भैया सोचते हैं अरे सर आगे नेगेटिव का साइन तो दिया ही नहीं है, भैया उसने खुद ही लिख दिया है नेगेटिव। ठीक है। अगला, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो सिंपल सी बात है, मैंने न्यूट्रॉन निकालना आपको सिखाया है ना। सब हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है कि भाई ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है क्या? सर एटॉमिक मास है। और ये इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कि सर जीरो। और परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाना, है ना, ये जीरो आया, तो भाई इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? जीरो। ये एकमात्र ऐसा तत्व है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है।
हालांकि कौन सा परमाणु का उप परमाणविक कण नहीं है? सब एटॉमिक पार्टिकल किसे कहा जाता है? भाई एटम होता है, परमाणु होता है। परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल किसे कहते हैं? पढ़ा रखा है मैंने। उप परमाणविक कण किसे कहा जाता है ना? उप परमाणविक कण जिनसे मिलकर ये बना होता है, 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका जवाब क्या आ रहा है इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। जीनोन आप सभी जानते हैं, एक गैस है। नोबल या अक्रिय गैस है। जीनोन का एक नाम पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि अजनबी गैस किसे कहते हैं? तो इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, कितना होता है? वही सिंपल सी बात है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये बात किसने कही थी? हेनरी मोसले ने कही थी। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन नेम किसने दिया था? नाम दिया था रदरफोर्ड ने। और पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, +1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलम। ठीक है। या तो ये बोल दो या ऑलरेडी धनात्मक वर्ड आगे लगा हुआ है ना? तो सेवंथ का क्या हो जाएगा? डी। यहाँ के चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मत कर देना, है ना? पता चले कि यहाँ के चार्ज कर दिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो भाई साहब फिर तो क्या ही कहना है। ऊपर का चार्ज हमेशा -19 ही रहेगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव मत करना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ठीक है। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? एटम के बारे में क्या सही नहीं है? बताओ। चलिए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं? कभी नहीं होते। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। दो तत्वों के परमाणु कभी समान हो ही नहीं सकते, ये चीज तो हमने पढ़ी है। एक तत्व के परमाणु 10⁻⁻m के क्रम में प्रसरण होता है। भाई मैंने आपको परमाणु का आकार पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻−10 मीटर। या फिर आपको ये नहीं पता हो तो ये तो चीज आपके डायरेक्ट परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ये मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो ये पॉइंट तो सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बात सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, तो समान अवस्थाओं में भी होंगे, बात सही है। लेकिन दो तत्व के परमाणु कभी समान नहीं हो सकते हैं। शब्द परमाणु किसने दिया? महर्षि कणाद ने 860 ईसा पूर्व में सबसे पहले हमें यह बताया था, ठीक है, कि सभी पदार्थ, है ना, सूक्ष्म कण से बने हैं। ऑल मैटर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। एटॉमिक प्रिंसिपल दिया था और ठोस गोले का मॉडल दिया था। ठीक है। लेवाइजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। डेमोक्रिट्स वो व्यक्ति है, मैंने आपको शायद ये प्रोनाउंस भी किया था कि परमाणु शब्द डेमोक्रिट्स ने दिया है, कई बार शायद लिखा नहीं होगा, लेकिन आप चाहे तो क्लास खोल के देख लेना। मैंने ये चीज बता रखी है कि डेमोक्रिट्स ने एटम वर्ड दिया था, न कि महर्षि डोल्टन ने दिया था। बहुत सारे बच्चे डोल्टन से कंफ्यूज होते हैं, डोल्टन है ही नहीं। डोल्टन ने दिया होता तो मैंने डोल्टन में पढ़ाया होता। ठीक है। देश ने प्रस्तावित किया था प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, ये डोल्टन ने बताया था। मैंने आपसे कहा भी था, शायद आपको याद हो तो, कि विशेष द्रव्यमान के बारे में डोल्टन बात कर रहे थे, लेकिन डोल्टन को इसकी जानकारी नहीं थी। आप चाहे तो क्लास खोल के देखना, मैं वही लाइन दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब इन्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जानकारी नहीं थी तो ये परमाणु द्रव्यमान की बात कैसे कर रहे थे। लेकिन एग्जाम जब भी आता है कि किसने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पहली जानकारी प्रदान की थी, तो डोल्टन ने की थी। लेकिन ये बंदा इस बात को बताने में असक्षम था, है ना, कि भैया ये आया कहाँ से, है ना। लेवाइजियर, डेमोक्रिट्स वगैरह इनमें से कोई नहीं होंगे। इस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। जोसेफ, है ना, जोसेफ प्राउस्ट करके साइंटिस्ट हुए हैं, प्राडस्ट करके कोई साइंटिस्ट नहीं है। एंटनी लेवाइजियर ने एक नियम जरूर दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है,
है ना। जॉन डोल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था, जिससे परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, बुनियादी सिद्धांत क्या होता है ना, परमाणु किस तरह का होता है, ये सब बेसिक जानकारी किसके द्वारा प्रदान की गई थी, डोल्टन साहब के द्वारा। सन 1808 में वो मॉडल आता है और उसी के बाद ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अगली चीज, तेज में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या प्लाज्मा में, किस में होता है बताइए। विसरण का मतलब आप सभी जानते हैं, डिफ्यूजन की बात की जा रही है, विसरण की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया है विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है। ठोस के अंदर आकार होता है और आयतन भी होता है। द्रव के अंदर आकार नहीं होता, लेकिन आयतन अर्थात वॉल्यूम होता है। गैसों के अंदर आकार भी नहीं होता और आयतन भी नहीं होता। विसरण का सबसे ज्यादा गुण, डिफ्यूजन का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है गैस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, और सबसे कम पाया जाता है सॉलिड के अंदर। और ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रखी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस, है ना। विसरण पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस में गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है। गैस में विसरण की क्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, है ना। तो भैया कारण क्या है, ठीक है, गैस के अणु में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता ना, तो ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं दूर पहुंचाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं क्या, अरे तुम समय से क्लास लिया करो रे बावलो, कल बोला था ना एमसीक्यू की क्लास होगी, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से हो गया, हर टॉपिक, है ना, हर दो दो टॉपिक के बाद करेंगे। अब हम इसके बाद में अगला समस्थानिक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर, सॉल्यूशन और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज कुछ समझ नहीं, समझ मैं जवाब तुमको देने हैं, समझा थोड़ी रहा हूँ मैं आज कुछ। ये अभी तक जो पढ़ाया उसके बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, देखो, पदार्थ या जो मैटर होता है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और अशुद्ध या इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में आप यहां पर मिश्रण ले सकते हो, आप यहां पर किसी प्रकार का विलियन ले सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो, है ना। इनके कोई भी अनुपात फिक्स नहीं है दुनिया के अंदर, कुछ भी हो सकते हैं। प्योर में आप दो ही चीजें ले सकते हो, एक तो तत्व या एलिमेंट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कहते हो मैंने हाइड्रोजन लिखना है, तो आप एच से ही लिखोगे, फिक्स है ये, है ना। दूसरे होते हैं कंपाउंड, यौगिक। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कहोगे कि सर मुझे पानी है, तो आप H2O ही लिखोगे। तो शुद्ध पदार्थ मतलब जिनकी मात्रा निर्धारित है ना। तो मीथेन शुद्ध पदार्थ है, पृथ्वी के हम किसी भी कोने में चले जाएं, बिल्कुल सही जवाब कह रहा है एक बच्चा, कह रहा है मीथेन। ठीक है ना। तो मीथेन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मीथेन का अपना फॉर्मूला है CH4। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई व्यक्ति मीथेन कहता है तो वो CH4 की ही बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, बाकी वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, दूध एक प्रकार का मिश्रण है, चीनी का घोल एक प्रकार का मिश्रण या विलियन है, तो यह अशुद्ध पदार्थ है। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है ना। इस बात से एक चीज तो सिद्ध हो गई कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है, मतलब डेली क्लास नहीं लेते हैं, है ना, जब इच्छा हुई जिस दिन क्लास में जुड़ गए, तो ये आपका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, आपका नकारात्मक बिंदु है। इस तरह से कभी जीवन में तैयारी नहीं होती, है ना। अगर आपने बीच की कुछ क्लास छूटी है तो पहले उनको कवर करिए, फिर आगे आइए, है ना। क्योंकि इस तरह से पढ़ना किसी भी लहजे में किसी भी तरह से अच्छा नहीं है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात, आप चीजों को छोड़ छोड़ करके सिर्फ जुड़ रहे हैं, क्या ही फायदा है उसका, कोई फायदा है ही नहीं। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डोल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत लिया था, वो पूरा के पूरा रासायनिक संयोजन पर आधारित था। किस पर आधारित था, रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अब रासायनिक संयोजन पर यह आधारित था, तो रासायनिक संयोजन में दो नियम जो होते हैं, केमिस्ट्री के बुनियादी नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दो नियम लिए जाते हैं। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, यह निश्चित अनुपात का नियम होता है, और यह नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। और द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। प्यारे दोस्त, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। डॉल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। डोल्टन ने, अगर उनके नियमों को हमने देखे, हमने जो पढ़ा है, उसके बेसिस पर आप बताइए कि क्या सही है। चलो, समान तत्व के अणु के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक रासायनिक प्रकृति भी समान होती है, ये गलत है। ठीक है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, अणु नहीं होता है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, गलत है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान होगा। ठीक है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, परमाणु अविभाज्य होता है, एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। परमाणु अविभाज्य कण होता है, मैंने ये स्टेटमेंट आपको 2 बार लिखवाया है क्लास के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को, इवोप्रेशन की दर को प्रभावित करेगा। देखो भैया, इवोप्रेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है।
वाष्पीकरण मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना या जलवाष्प में बदल जाना। अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा, ठीक है, वो हमेशा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। बताइए, तापमान में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली बात है वाष्पीकरण बढ़ेगा। नमी, नमी में तापमान कम होता है, ठीक है, तो तापमान यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि, तो सतह, मैंने आपको बताया है वाष्पीकरण एक सतही घटना है, ये लाइन मैंने पढ़ाई है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है, सरफेस पर होने वाली घटना है, आप चाहे तो खोल कर देख लो अपने नोट्स, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वाष्पीकरण बढ़ेगा, इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। हवा की गति, हवा अगर ज्यादा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो नमी को अपनी जगह से ले जाएगी, और नमी को ले जाएगी तो हवा का चलना न चलना कोई प्रभाव डालता ही नहीं है, वैसे गर्मी होनी चाहिए। देश एक सतह की घटना है, स्वेटिंग, क्वथन, वाष्पीकरण या सब्लिमेशन, उत्सादन बोलते हैं, या इसका शुद्ध हिंदी नाम ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में कोई भी सॉलिड सीधा किस में बदल जाता है, तो किसी सॉलिड का सीधा गैस में बदल जाना सब्लिमेशन। वाष्पीकरण एक सतही घटना है, इवोपरेशन एक सरफेस पर होने वाली घटना होती है, ठीक। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। सीधी सी बात है, कोई लिक्विड यदि सॉलिड बन जाए, पानी का बर्फ बनना, तो ये तो भैया फ्रीजिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है ना? दूध, शरीर में भोजन का पाचन होना, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये फिजिकल चेंज है, बाकी सभी आपके केमिकल चेंज है। निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन होता है, बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी चीनी का पानी में घुलना, इट्स ऑल फिजिकल चेंज। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए। अंगूर का किण्वन होना केमिकल चेंज है, फलों का पकना केमिकल चेंज है, दूध का दही बनना केमिकल चेंज है, लेकिन बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, जोन्स जेकब बर्जिलियस, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, है ना, जैव शक्तिवाद। जैसे हम लोग यूरिया बनाते हैं, है ना, यूरिन में यूरिया निकलता है, तो ये हम में ही गुण हो सकता है कि कोई जीव ही जैविक पदार्थ बना सकता है, लेकिन इनके नियम आगे चलकर वोलर ने खंडन कर दिया, ठीक है। जोन्स जेकब बर्जिलियस ने ही जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ये नाम का पहला अक्षर या पहले दो अक्षर उनके सिंबल या संकेत होंगे, ये भी इन्होंने बताया था। कि जैसे सर, जैसे कि आप हाइड्रोजन के लिए एच वर्ड यूज करते हैं, हीलियम के लिए एच ई वर्ड यूज करते हैं, ये बर्जिलियस की ही देन थी, ठीक है। तो निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या सही है, एक सिंपल लाइन मैंने आपको बता रखी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, बताइए। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण कोई मतलब ही नहीं है। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाना, ऐसा कोई वर्ड यूज ही नहीं हुआ था। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, द्रव्यमान, है ना। रासायनिक पदार्थ तभी बनता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इनको नोट करना नहीं, इनको गुदवाना है, अरे भाई लिखना ही है कॉपी के अंदर, क्यों, है ना। आपको ऐसा लगे कि ये ज्यादा है तो आप प्रश्न लिख करके सीधा आंसर लिख लेना, जैसे आप ये प्रश्न लिखना निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है, और नीचे सीधा आंसर लिख लेना, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात, देखो सीधी सी बात है, रासायनिक पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ले और वो निश्चित अनुपात की बात कर ले तो ये स्थिर अनुपात का नियम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। काय का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो ये कहता है लाला, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लिंडमान ने कहा था 10% ऊर्जा, है ना, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो एंटनी लेवाइसियर ने दिया था। निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है ना। आकर्षण बल जो होता है उस बल को हमने एक नाम से पढ़ा है, आप सभी जानते हैं, अंतर आणविक बल, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स।
बहुत बढ़िया। सॉलिड में, लिक्विड में, और सबसे कम कहाँ होता है? गैस के अंदर। देखो बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये जो लिखते हैं तब आप थोड़ी सी इंग्लिश, भाई ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आपके नोट्स जब बनाए हैं ना तब मैंने आपको 100% सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखवाया है। ये तो प्रैक्टिस है, ये तो मैं आपको बस ये बताते हुए चल रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ हुई है, कैसे हुई है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देते हुए चल रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आप ही के, मैं तो बस इसलिए खड़ा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो ये आपको सिर्फ एक पीडीएफ बनाकर भी दे सकता था कि लो, है ना, लेकिन मैं क्यों खड़ा हूँ 1 घंटा यहाँ पर, है ना, ताकि अगर आप कोई गलती करें तो ऐसी गलती यहाँ इस कारण से आप कर रहे हैं ये समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये तो गलत बात है। गतिशील, हर कण गतिशील होता है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण अधिकतम आकर्षण होता है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अब दो चीजें हैं भैया, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं, है ना। देखो, हम, मैंने अभी एक लाइन कही थी, आप चाहें तो पीछे जाकर देख लेना। मैंने अभी क्या कहा था? कण हमेशा गति में होते हैं। क्या होते हैं? कण हमेशा गति में होते हैं, ये लाइन मैंने अभी कही थी। ठीक है, पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन। लेकिन इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया इसमें, क्या? यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब, है ना, आज इच्छा हो गई तो क्लास ले लेते हैं, कल नहीं लेंगे, परसों ले लेंगे, ये यादृच्छिक होता है। ठीक है, रैंडमली। तो भैया ये भी गलत है ना, हमेशा गतिशील होते हैं, रैंडमली नहीं। और व्यवस्थित तो अच्छी तरह से होते हैं, इसीलिए उनमें आकार होता है। भाई जिनमें आकार पाया जाता है, जिनका शेप होता है, थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। बिना आकार के कोई हो सकते हैं क्या? ठीक है, आप इनमें से कुछ कुछ नहीं बेटा, आप ये सोच रहे हैं कि जो ऑप्शन में, जैसे कि लेवाइसियर, भाई वो अब ऑप्शन में तो नाम आएगा ना, है ना, थोड़ा समझिए आप है ना, ये बोल रहे हैं कि एक बच्चा के सर इनमें से कुछ चीजें नहीं, भाई ऑप्शन में तो 4 नाम आएंगे ना, 4 पॉइंट आएंगे ना। अब आप कहते हो मैंने ये नहीं बताया हो इनका आकार होता है। व्यवस्थित विन्यासित होने का मतलब क्या है? घर सही तरीके से जमाने का मतलब क्या होता है? वस्तुओं को अपनी जगह पर रखना ताकि वो अच्छी दिखे, तो जिनका आकार होता है वही तो दिखते हैं ना बेटा। तो आप ये सोच रहे हो कि हूबहू लाइन टू लाइन वैसा ही आता है? नहीं, एक प्रश्न को पूछने के 10 तरीके होते हैं। देखो समझो, जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम राहुल है, आपका नाम क्या है? राहुल है, आपको लोग राहुल कहते हैं, आंसर बदल जाएगा? जी हाँ। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर का क्या नाम है? राहुल है। अच्छा, राहुल सर ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ। आप वही राहुल हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ। आप केमिस्ट्री पढ़ाने वाले राहुल हैं? हाँ। समझो आप इस चीज को, एक प्रश्न को पूछने, घुमा करके पूछने के 10 तरीके हैं। हूबहू लाइन हम नहीं लिख सकते, वैसे तो हर लाइन के 10 अलग अलग पॉइंट लिखने होंगे हमको, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखो कि प्रश्नों को, इसीलिए तो कहते हैं भैया नौकरी इतनी आसान होती तो फिर हर कोई नहीं ले लेता। हम चीजें पढ़ते सारी हैं लेकिन उनको घुमाया गया है। अब जैसे लेवाइसियर का नाम आया वो हमने पढ़ा, लेकिन भाई साहब बर्जिलियस को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑप्शन में नाम आ गया तो अब मैं क्या करूं यार उसमें, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि जो हमने पढ़ा उन्हीं में से ऑप्शन में 4 वैज्ञानिक के नाम आने चाहिए, कंफ्यूजन भी तो होता है। चलिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, है ना। तो एक प्रश्न को घुमा कर पूछा जाता है, आप उसको थोड़ा सा सोचोगे ना तो सही कर दोगे। तो वैज्ञानिकों ने टोटल 5 अवस्थाएं खोजी हैं, मूल अवस्थाएं 3 होती हैं, आप जाकर पढ़ लेना वाले। इस परिवर्तन में रंग परिवर्तन, गैस उत्सर्जन और अवक्षेप तीनों दिखाई देते हैं। क्या बात है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, जब रंग बदले, कोई ऐसी चीज हो, वहां पर हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन भी आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। NaCl पानी में घुलेगा तो पानी से इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ। चीनी को पानी में घोलने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, जल को गर्म करने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। और प्यारे दोस्त, लेकिन आप FeCuSO4 के विलयन, है ना, याद रखिएगा, इसको अगर इस तरह से करोगे, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना भैया, अगर हम इसको विलयन बनाते हैं तो लोहा और कॉपर यहां से सेपरेट हो जाएगा, और है ना, याद रखना Fe2O3 बन जाता है यहां से, है ना। 2 मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे, Fe2O3 भी बन सकता है, या फेरस सल्फेट भी बन सकता है, FeSO4। ठीक है, और साथ में कॉपर भी यहां से अलग हो जाएगा और रंग भी बदल जाएगा। तो भैया रंग परिवर्तन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन है, ये इस तरह से घटना घटित हो जाती है ना। तो यहाँ पर कॉपर जो होता है वो सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस फेरस सल्फेट को गर्म कर लेना, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो घूम गया ना प्रश्न। अब आपने प्रश्न को यहाँ पूछा, प्रश्न ने क्या पता है आपसे, रासायनिक परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, लेकिन उस प्रश्न ने कैसा घुमाया, किस परिवर्तन में रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप तीनों देखे जा सकते हैं। भैया रासायनिक परिवर्तन ही पूछ रहा है, नमक का घुलना, चीनी का घुलना, जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। अब कहोगे सर ये सब तो आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं। रासायनिक गुण के, है ना, रासायनिक परिवर्तन के गुण पढ़ाए हैं, किसी का रंग बदल जाए, किसी से गैस निकल जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, ये सारे पॉइंट हमने देख रखे हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। आज डीप वाले नजर नहीं आ रहे, जवाब नहीं देते, बन रही क्या? ये चीज हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? 28 नंबर का क्वेश्चन, फिर बोलोगे नहीं तो नहीं पढ़ा है। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? चलो, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध अगर दही बन जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे यहां देखना, पानी से भाई सीधी सी बात है बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन सकता है, ये दोनों दिशाओं में संभव है, इसे उत्क्रमणीय कहते हैं।
रिवर्सिबल होता है। लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए ये अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है, इरिवर्सिबल। कौन सा कथन गलत है? हर तरह से प्रश्न डिजाइन किए हैं मैंने, लैंग्वेज बेसिस पे। अरे बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, मत घबराओ। ठोस का आकार निश्चित होता है, सही बात है। द्रव संपीड्य होते हैं, गैस अत्यधिक संपीड्य होती है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। भाई गैस का आयतन अनिश्चित होता है कि गैस का आयतन ही नहीं होता है? बताइए, दो चीजें हैं। अनिश्चित का मतलब वही है, इनडिफाइनाइट होता है, नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट तो हमें सही लग रहे हैं इन दोनों में से। मैंने आपको कंप्रेस्ड द्रव संपीड्य होते हैं, गैस अत्यधिक संपीड्य होती है। बताइए, सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड द्रव संपीड्य नहीं होते, है ना? वही सिंपल सी बात है, बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये गुण मैंने आपको पढ़ा रखा है, लिक्विड जो होंगे, है ना, उनमें संपीड़न का गुण गैस की तुलना में कम और सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन किसी भी गैस को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत कम गुण होता है, सॉलिड को तो कर ही नहीं पाते। तो ये कथन गलत है। ठोस का आकार, गैस का आयतन अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कोई आयतन होता ही नहीं है, ठीक है। ड्राई आइस क्या होती है? मुझे समझ नहीं आया तो पूछ, तो बेटा पूछो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन रिवीजन करके आया करो। चलो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियन। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन दो चीजों से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है? इरिवर्सिबल। बर्फ का पिघलना, पानी से वापस बर्फ बन जाएगा। नमक का घुलना, वापस नमक हो जाएगा। जल का उबलना। कागज का जलना एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज ऑलवेज, ये भी फिजिकल चेंज है आपका, ये भी फिजिकल चेंज है, और ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है। 34, रासायनिक परिवर्तन की पहचान नहीं है, क्या नहीं है? रंग बदलना है, गैस उत्सर्जन है। अब आकार बदल लेना या ताप में परिवर्तन करना है। टेम्परेचर बदलने पे क्या चीज होती है, बताइए। अब देखो, आकार परिवर्तन तो भौतिक और रासायनिक दोनों में होता है। अब बर्फ से पानी बनेगा तो उसका आकार बदला कि नहीं? पानी से गैस बनेगा तो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तापमान परिवर्तन। अरे भाई साहब, ये तो मैंने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर बताया है ना। किसी चीज का आग में जलना, तो कोई चीज जले, आग में जलना या जलना, तो कोई चीज जल रही होती है तो तापमान बदलता है कि नहीं बदलता है? लोहे में जंग लगती है तो गर्म होता है कि नहीं होता है? सिंपल सी बात है यार। टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन आना केमिकल चेंज ही तो होता है ना। या फिर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो तरह की होती है, या तो वो एक्सोथर्मिक होगी या वो एंडोथर्मिक होगी। चलिए नेक्स्ट, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? है ना, लगभग 50 के आसपास प्रश्न में लेकर के आता हूँ, एक दो टॉपिक करवा रहा हूँ तो। डोल्टन ने ठोस गोले का मॉडल दिया। सॉलिड स्फेरिकल मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था। इसको तरबूज का या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड में आपने देख लिया न्यूक्लियर मॉडल, और बोहर ने बोहर का मॉडल दिया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बताइए। तो ये रदरफोर्ड साहब ने किया था, ठीक है। चेडविक ने तो न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी दी थी। किस अवस्था में अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, सबसे कम गैस में होता है। तुलना हमेशा तीन की तो की थी हमने। हाँ, ठोस में सर्वाधिक। थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इलेक्ट्रॉन नहीं बताए, नाभिक का अस्तित्व नहीं बताया, प्रोटॉन नहीं बताए, द्रव्यमान गलत। नाभिक के अस्तित्व के बारे में नहीं बता पाए, न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि खोज ही नहीं हुई तो जानकारी क्या देंगे, बता ही नहीं पाए। ये जरूर बता दिया कि भैया उदासीन क्यों होता है, लेकिन नाभिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ठीक है, यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो तो आपको नाभिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सारा जो चार्ज होता है वो नाभिक में होता है। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का विचलन क्यों हुआ था, बताइए। अल्फा कणों का विचलन क्यों हुआ था? देखो सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? ये सर पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियस धनात्मक आवेश रखेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? ये सर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आकर्षित होते हैं कि प्रतिकर्षित होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। रिपल्शन होता है कि अट्रैक्शन होता है? तो नाभिक से प्रतिकर्षित हुए थे। अभी पहले ही प्रश्न में मैंने इसको बताया भी था, इस पॉइंट को लिख लेना अपने, है ना, न्यूक्लियर मॉडल के अंदर। ठीक है ना, आप भूल जाओ कभी तो, क्योंकि ये चीजें लॉजिक लगाने वाली थी। अल्फा कण के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्रतिकर्षण हुआ, है ना। ये लॉजिक लगाने वाली चीजें। अधिकतम संपीड़न किसमें होता है? सबसे ज्यादा कंप्रेस किसे किया जा सकता है? गैस को ही, उसके बाद लिक्विड को, उसके बाद सॉलिड को। डिफ्यूजन सबसे तेज, ये भी गैस में ही होता है, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। प्लाज्मा अवस्था में कण कैसे होते हैं? पदार्थ की आयनीकृत अवस्था कौन सी होती है? तो आयोनाइज्ड होते हैं, है ना। चौथी अवस्था कौन सी होती है? निम्न में शुद्ध भौतिक परिवर्तन कौन सा? लोहे का जंग लगना, रासायनिक जलना, रासायनिक मोम का पिघलना, किसी चीज का पिघल जाना। गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको बताया है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो जंग एक तरह का क्या होता है? संक्षारण होता है। जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर, तो संक्षारण रोकना किसका? लोहे का। चलो आज 44 ही थे, एक और था लेकिन वो, है ना, टाइप नहीं हो पाया होगा या बाय मिस्टेक रह गया होगा। 45 थे टोटल, लेकिन 44 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 44, बताइए जल्दी से। अब कल हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, उनके बारे में। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। 40, 40, 43, एक कह रहा है 48, भाई क्वेश्चन ही 44 थे। 4 रॉन्ग, 30। चलिए, बढ़िया है, मतलब सभी का स्कोर अच्छा है, सभी पढ़ रहे हैं अच्छे से। नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इससे लेवल इतने इजी, भाई एक टॉपिक है या दो टॉपिक है, उनके कितने ही प्रश्न हार्ड लेवल के बना सकता हूँ, बाकी घुमा फिरा के वही प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री से, है ना, 50 प्रश्न निकालना, और एक या दो टॉपिक से 50 प्रश्न निकालना, अंतर आप खुद जानते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।